हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाक्य के बारे में। अर्थात हमें जानना है वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, या कह सकते हैं जब दो या दो से अधिक शब्दों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है कि उससे भावों व विचारों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त किया जा सके, तो उसे वाक्य कहेंगे। अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए जिससे मन के भाव या विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके, तो उसे वाक्य कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, माली पौधों को सींचता है, गाय दूध देती है, उसने अपना पाठ याद कर लिया, या इत्यादि। तो इसके बाद देखेंगे वाक्य के कितने अंग होते हैं, अर्थात जो हमारा वाक्य है उसमें कितने भाग हैं या उसके कितने अंग हैं। तो वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो अब हम जानेंगे सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है। तो वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहेंगे। जिसके बारे में अर्थात जो हमारा वाक्य का कर्ता होता है उसे ही हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, माँ खाना बनाती है। तो गीता और माँ क्या है? उद्देश्य है। अब जानेंगे विधेय क्या होता है। तो वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे हमने कहा गीता पुस्तक पढ़ती है, माँ खाना बनाती है। तो गीता क्या हो गई? वाक्य इसमें कर्ता है, इस वाक्य की कर्ता कौन है? गीता है। और माँ खाना बनाती है, इसमें माँ क्या है? वो भी कर्ता है। तो गीता पुस्तक पढ़ती है, जो बातें गीता के बारे में बताया जा रहा है, या माँ खाना बनाती है जो बताया जा रहा है, वह विधेय कहलाएगा। इसके बाद हम जानेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार का होता है, इसमें सबसे पहले हमको देखना है वाक्यों को अलग अलग प्रकार से बांटा गया है, अर्थ के आधार पर, व्याकरण के आधार पर, संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी बात या कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है, मालती बहुत बीमार है, मोहन क्रिकेट खेलता है। इसमें हमें पता चल रहा है कि गंगा जो है वह हिमालय से निकलती है, मालती के बारे में पता चल रहा है कि मालती बहुत बीमार है। तो यहाँ पर हम देखेंगे विधानवाचक वाक्य है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है। अगला है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का निषेध होता है उन्हें निषेधावाचक या निषेधात्मक वाक्य कहा जाता है। अर्थात जिसमें नकारात्मक शब्दों का प्रयोग हो, जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द आए वहाँ पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे हम बाजार नहीं जाएंगे, तो नहीं क्या है? हमारा निषेधात्मक शब्द है। छात्र पढ़ नहीं रहे हैं, आज तुम दफ्तर मत जाओ। यहाँ पर हम देख रहे हैं हर वाक्य में नहीं जो है वह नकारात्मक शब्द है, और नकारात्मक शब्दों का प्रयोग यदि वाक्य में हो रहा है तो इस प्रकार के वाक्यों को हम ध्यान देंगे कि यहाँ पर यदि नकारात्मक शब्द आ रहा है तो इसे हम निषेधवाचक वाक्य या निषेधात्मक वाक्य कहेंगे। निषेधवाचक वाक्य के बाद अगला हमारा टॉपिक होगा या अगला वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। विधिवाचक नहीं, सॉरी, इसे आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। अर्थात ऐसा वाक्य जिसमें हम किसी को आदेश दे रहे हों, या किसी से अनुमति दे रहे हों, या किसी को उपदेश दे रहे हैं, तो यदि ऐसा वाक्य है तो वह आज्ञावाचक वाक्य होगा। जैसे चुप हो जाओ, आप चाय पीजिए, खिड़की बंद करो। यहाँ पर आदेशात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह आदेशात्मक वाक्य। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक शब्द लगाया जाता है। अब बताइए प्रश्नसूचक शब्द कौन सा है? जैसे कौन, क्या, किसे, कब, ये सब क्या है? प्रश्नसूचक शब्द हैं।
अर्थात जिस वाक्य में कौन, क्या, किसे, कब इस प्रकार के प्रश्नसूचक शब्दों का प्रयोग हुआ है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। जैसे कल कौन आया था, आप क्या कर रहे हैं, उसने काम क्यों नहीं किया। यहाँ पर क्या शब्द जो है वह प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है इच्छावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या शुभ कामना का भाव प्रकट होता है उन्हें इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे आपकी यात्रा मंगलमय हो, इसमें हमारे मन के भाव या मन की इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आपकी यात्रा जो है वो मंगलमय हो, इसलिए इसमें इच्छावाचक वाक्य है। या भगवान आपका भला करे, ये हमारे मन का आशीर्वाद है, हमारी शुभकामना है, हमारी इच्छा है कि भगवान आपका भला करें, तो यह भी इच्छावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। अगला है ईश्वर आपको लंबी आयु दे, हमारी शुभकामना है, हमारा आशीर्वाद है कि ईश्वर जो है वह आपको लंबी आयु दे। तो यहाँ पर हमारे मन की इच्छा, आशीर्वाद या शुभ कामना का भाव प्रकट हो रहा है। हमारे मन के विचार जो है वह आपके लिए आशीर्वाद का काम कर रहे हैं, हमारी शुभकामना जो है वह आपके लिए प्रकट हो रही है, इसलिए इन वाक्यों में इच्छावाचक वाक्य प्रकट हो रहा है या ऐसे वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहा जाएगा। अगला अब हमारा होगा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य का तात्पर्य है जिन वाक्यों से संदेह या संभावना प्रकट होती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा होगी, शायद क्या है, अब यहाँ पर संदेह या संभावना प्रकट हो रही है ना कि कल वर्षा होगी या नहीं होगी। तो वर्षा क्यों होगी, संदेह क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि आसमान में बादल घेरे हुए हैं, इससे हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद कल वर्षा होगी। अब तक गाड़ी जा चुकी होगी, हम इसलिए बता रहे हैं कि गाड़ी जा चुकी होगी, अनुमान लगा रहे हैं, संदेह हो रहा है, संभावना प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि इतने समय तक प्रतिदिन गाड़ी जाती है, उस आधार पर हम अनुमान लगा रहे हैं, संदेह उत्पन्न हो रहा है कि अब तक गाड़ी जा चुकी होगी। तो जिस वाक्य में संदेह संभावना प्रकट हो रहा है इसीलिए यह हम संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत ही कहेंगे। वह इस समय आता होगा, अभी भी इन वाक्यों में भी सिर्फ संभावना प्रकट हो रही है, संदेह उत्पन्न हो रहा है कि वह आता होगा। तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। संदेहवाचक वाक्य के बाद अगला हमारा होगा संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात पर या दूसरे काम के होने पर निर्भर करता है वहाँ पर या उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर करता है, अर्थात एक क्रिया दूसरे पर ही निर्भर होती है। जब एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हो तो वहाँ पर संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे अगर बारिश नहीं हुई तो मैं समय पर लौट जाऊंगी, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं समय पर लौट आऊँगी। तो मेरा आना किस पर निर्भर है, बारिश पर, अर्थात एक क्रिया दूसरे पर निर्भर हुई, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य हुआ। अगला है हमारा विस्मयवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मैं लुट गया, वाह क्या बात कही है, आहा कितना सुंदर फूल है, या कहीं आश्चर्य, अरे ये क्या हुआ। तो इस प्रकार के यदि वाक्य आ रहे हैं या विस्मय सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहे हैं या किसी बात की खुशी हो रही है या अचानक कोई शोक का समाचार मिलता है या हमने कहा छी छी ये कैसा है, तो इस प्रकार के हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट हों तो वहाँ पर विस्मयवाचक वाक्य होगा। विस्मयवाचक वाक्य के बाद देखेंगे कि रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं। रचना कहेंगे या बनावट कहेंगे, तो रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। व्याकरण की दृष्टि से भी वाक्य के 3 भेद ही होते हैं। यही 3 भेद हम आपको दिखाई देंगे हमेशा। अगला है सरल वाक्य। तो सबसे पहले हम देख लें सरल वाक्य क्या है। जिन वाक्यों में एक ही विधेय या
क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे हमने बताया था वाक्य के दो अंग होते हैं ना, उद्देश्य और विधेय। तो जिन वाक्य में एक ही विधेय या एक ही क्रिया होगी उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ, राजू, सोना और मीनू कक्षा में शोर मचा रहे हैं। तो राजू, सोना और मीनू ये करता तो बहुत है, लेकिन क्रिया कौन सी हो रही है इसमें? सिर्फ शोर मचाना। आरती नृत्य सीख रही है, तो इस वाक्य में सिर्फ एक ही विधेय है, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य है। अगला है मिश्रित वाक्य। तो जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, तो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा कि जो हमारा सरल वाक्य है वो इस प्रकार से जुड़ा हो कि जुड़ने के तत्पश्चात यह समझ में आए कि इसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य है और जितने भी वाक्य हैं वो उन पर आश्रित हैं। तो यदि आश्रित उपवाक्य है उसमें तो वह मिश्रित वाक्य कहलाएगा। जैसे पिताजी ने लिखा है कि वे कल सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं। मैंने एक घड़ी खरीदी है जो बैटरी से चलती है। जब वरुण आया तब मैं घर पर नहीं था। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य हैं। संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयोजक वाक्य कौन कौन से हैं? जैसे हमने कहा और, किंतु, परंतु, वाह, ये सब क्या है? संयोजक वाक्य के उदाहरण है, संयोजक शब्द होते हैं। तो संयुक्त वाक्य के उपवाक्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। सभी उपवाक्य स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकते हैं। ये समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे गरिमा घर का सारा काम करती है और स्कूल भी जाती है। यहाँ तुम रह सकती हो और तुम्हारा भाई रह सकता है। सच बोलो परंतु कड़वा सच ना बोलो। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अलग अलग वाक्य है जो है वो जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। संयुक्त का मतलब मेल ही होता है। धन्यवाद दोस्तों। अब आज का टॉपिक यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान से देखते रहिए, पढ़ते रहिए।